हाँ, तो प्रकाश जी, ओवर टू यू। आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जितने भी यहाँ कंगन फैमिली के लोग हैं सबको बहुत बहुत बधाई नए नए साल की। तो जैसा कि सर ने बताया कि प्रीजज कभी नहीं करना चाहिए, और प्रीजज करने से हो सकता है आपके अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपसे छूट जाए। तो मेरी भी स्टोरी, मैं प्रकाश वर्मा, घर मेरा बेगूसराय और बखरी, उसका एक छोटा सा गांव है बेगूसराय में। गांव नहीं, अनुमंडल कहिए। वहां का मैं रहने वाला हूँ। बचपन की पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं बखरी में ही हुई। मीन्स 9th 10th तक के। 10th के बाद फिर मैं पटना और फिर आगे दिल्ली तक गया। तो शुरू से ही मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, और मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स में रहता था, खेलने कूदने में मैं ज्यादा रहता था। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, जितने तरह के स्पोर्ट्स होते थे वो सब मैं करता था। और इसके कारण घर में भी बहुत लोग नाराज रहते थे। मम्मी पापा सोचते थे कि किसी तरह ये 10th पास कर जाए। तो इस तरीके से मैं करता रहा, लेकिन जब मैं 9th में आया, तो 9th में मेरा फोकस पढ़ाई पे आना शुरू हो गया। क्योंकि 9th से मैं कुछ कोचिंग ज्वाइन किया, कोचिंग में पढ़ाई स्टार्ट की, तो वहां से मेरे को लगा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं अपना पढ़ाई पे फोकस बढ़ाने लगा। साथ साथ में मैं खेल भी रहा था, क्योंकि मैं अपने टीम का बहुत अहम प्लेयर था। तो मुझे तो छोड़ते नहीं थे। तो क्रिकेट खास करके मैं सबसे ज्यादा खेला, और क्रिकेट में मैं विकेट कीपर और ओपनर बल्लेबाज था। ओपनर बैट्समैन था। तो एक विकेट कीपर की कितनी भूमिका होती है टीम में, क्रिकेट टीम में, ये तो आप जान ही रहे कि एक गांव का टीम है, उसमें दूसरे विकेट कीपर होते ही नहीं थे। तो विकेट कीपर और ओपनर बैट्समैन रहने के कारण मैं कभी छोड़ नहीं पाया। पूरी तरह ये नहीं कि पढ़ाई पे फोकस किया, मैं दोनों चीज को फिर फोकस करने लगा। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं खेलने लगा था उस टाइम क्रिकेट। तो पढ़ाई पे भी फोकस किया, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट मैथ और साइंस में बहुत ज्यादा था, और मैं मैथ और साइंस का एकदम मास्टर सा बन गया था। कहने का मतलब 10th तक आते आते मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग हो गया था, और साइंस ऐसा हो गया था कि मैं अपने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगा था। तो वहां से, लेकिन सिर्फ मैथ और साइंस के बल पे आप बहुत, स्टार्टिंग में आप आगे चल के साइंस ले वो, लेकिन 10th में मैं पास किया सेकंड डिवीजन से। उसके बाद फिर आगे की जर्नी में साइंस लिया इंटर में, और इस तरीके से करता रहा। इसी दरमियान मैं मार्शल आर्ट भी सीखना शुरू किया। जब मैं पटना में 1992 में मैं पटना चला गया, और वहां से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और मेरे डांस की ट्रेनिंग शुरू हुई। और वो भी ट्रेनिंग मैंने बहुत शिद्दत से की, बहुत अच्छे से की। क्योंकि बचपन से मेरा आदत था कि जो भी चीज मैं करता था बड़े फोकस्ड होके करता था। मुझे लगता था कि इसमें मेरे को नंबर वन बनना है। जो भी ज, ज- तो ये मैं देखता था कि मेरे टीम में या मेरे क्लब में कौन सबसे अच्छा प्लेयर है। तो मुझे ये इंस्पायर करता था कि मैं इससे भी अच्छा करूं। तो मार्शल आर्ट में भी मैं काफी अच्छा किया। पटना डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा। पटना डिस्ट्रिक्ट के बाद मैं बिहार स्टेट चैंपियन रहा। तो इस तरीके से 2-3 साल मैं पटना में ट्रेनिंग लेने के बाद फिर 96 में मैं दिल्ली चला गया। और 96 में, चूंकि मैं स्टेट खेल चुका था यहाँ से, ताइक्वांडो से, मार्शल आर्ट से, तो वहाँ 96 में मैं फिर वहाँ पे दिल्ली स्टेट से खेलना शुरू किया। 97 में मेरा ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हुआ। ब्लैक बेल्ट के बाद मैं 97, 98 ये सब फाइट करता रहा, और 99 में फाइनली मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ। और 99 में मैं अजमेर में हो रहे नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और वहां से मुझे लगने लगा कि मार्शल आर्ट में, और पापा को भी लगने लगा कि ये कुछ कर सकता है इसमें। तो फिर इंटरनेशनल के लिए तैयारी होने लगी कि इंटरनेशनल कैसे किया जाए। उस टाइम में साउथ कोरिया में एक ट्रेनिंग था, क्योंकि ये गेम ताइक्वांडो साउथ कोरिया का है। और वहां पे एक 3 महीने की ट्रेनिंग था, जिसका खर्च था 90,000 रुपये, 90,000। ये 99 की बात है। तो पैसे की तो दिक्कत थी, क्योंकि मेरे फादर एक किसान थे। और आप जानते हैं कि किसान के पास बहुत पैसे होते नहीं हैं। जमीन बहुत था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो बहुत सारी
कोशिश के बाद भी वो 90,000 नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं ट्रेनिंग के लिए साउथ कोरिया नहीं जा पाया। तो ये मेरे मार्शल आर्ट के इसी दरमियान में साथ साथ में मेरे डांस की भी जर्नी शुरू थी, और मैं डांस की ट्रेनिंग भी ले रहा था। तो जब मैंने देखा कि लोकल लेवल पे ही मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया दिल्ली में ही। मैं पार्कों में जाके, यहाँ जाके लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना, कुछ होम ट्यूशंस मैंने लिए डांस के, जिसमें बच्चों के घर पे जाके डांस सिखाना, और पार्क में मार्शल आर्ट सिखाना। तो जब मैं पार्क में मार्शल आर्ट सिखाता था, तो वहां पे भी लोग रोकने आते थे, क्योंकि एमसीडी वाले जो होते हैं वो कोई भी एक्टिविटीज इस तरह का जहां से आप पैसे अर्न कर रहे हैं पार्क में, वो नहीं करने देते हैं। चाहे तो आप फ्री में सिखाइए। तो फिर मैं धीरे धीरे वहां पे, पैसे की दिक्कत थी लेकिन बावजूद इसके मैं वहां पे एक इंस्टीट्यूट डाला, और इंस्टीट्यूट में फिर मैं अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसमें कई तरह के मार्शल आर्ट, डांस, एरोबिक्स, योगा, ये सब मैं सिखाया करता था। बाद में धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो गया, और 2-3 क्लासेस मेरे दिल्ली में चलने लगे। तो मेरा सब कुछ वहां पे संघर्ष करता रहा और लोगों को सिखाता रहा। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग देने की आदत मुझे उसी टाइम से पड़ गई थी, बहुत कम उम्र से ही, कि लोगों को कैसे, चूंकि मैंने भी एक ट्रेनिंग के अंदर मैं भी रहा था। चूंकि जो मेरे सर मार्शल आर्ट या डांस सिखाते थे, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी उनकी। तो वो हार्ड ट्रेनिंग में रहने के कारण मैं भी थोड़ा सा एक ट्रेनर माइंडसेट का हो गया कि किस तरह से ट्रेनिंग देना है। और काफी दिनों तक यही चलता रहा। और मैं एक कोरियोग्राफर बनने के लिए मैं मुंबई भी गया। मुंबई में भी मैं बड़े बड़े कोरियोग्राफर, हीरो हीरोइन के साथ उनको ट्रेन करना, ये सब मैं मुंबई में, दीपिका पादुकोणे हो, राखी सावंत हो, और भी बहुत सारे एक्टर, मॉडल, सबको मैंने ट्रेन किया। क्योंकि मैं जिस कोरियोग्राफर के पास था वो काफी बड़े कोरियोग्राफर थे, नाम था उनका, और उनके हम लोग असिस्टेंट थे, फर्स्ट असिस्टेंट। तो हम लोगों को ही सारी ड्यूटी होती थी, क्लास को कैसे मैनेज करना है, अभी कौन आने वाला है, इसको क्या सिखाना है, वो सारा चीज। तो वहां से फिर मुंबई से 2006 में वापस आया, और फिर मैं दिल्ली में ही अपना फिर से क्लासेस चलाना स्टार्ट कर दिया। अपने कैंप डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के नाम से मेरा डांस क्लास था। और इसी तरह से चलते चलते 2000 फिर मेरे बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े कॉलेजों का मैं एनुअल फंक्शन कोरियोग्राफ करता था, डिजाइन करता था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं एज ए मार्शल आर्ट कोच रहा। अ, कई बड़े शो में मैं जज रहा है, जो जज बड़े बड़े कॉलेजेस में, दिल्ली के कॉलेजेस में जज का भी मैं भूमिका निभाया। फिर यही सब चल रहा था। अच्छा, ठीक ठाक अर्निंग भी मैं कर रहा था वहां पे। उस टाइम में मेरे को लगता है 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, इस तरह की अर्निंग, 80,000 ऐसे मंथली अर्निंग मेरी होने लगी थी। मेरे नीचे बहुत सारे ट्रेनर हो गए थे, क्योंकि जो मेरे से ट्रेंड हो रहे थे वो धीरे धीरे मैं उसे भी ट्रेनर बनाता गया। और वो लोग भी आज, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन में हैं, बड़े बड़े रिबॉक के ट्रेनर हैं, बड़े कोरियोग्राफर बन चुके हैं। तो इसी दरमियान 2013 में मेरे फादर की डेथ होती है, और 2013 में हम लोग वापस, चूंकि हम दो भाई हैं और दोनों भाई दिल्ली में ही थे, तो 2013 में मैं वापस बखरी आया अपने गांव। और यहाँ पे चूंकि जमीन था हम लोग के पास, थोड़ा ठीक ठाक ही था, बहुत ज्यादा नहीं बोले, तो उसे देख रेख करना। चूंकि आप तो जानते हैं कि गांव में क्या स्थिति है, यदि आप नहीं रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, तो आपका सारा जमीन किसी दूसरे के कब्जे में चला जाएगा। तो उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं 2013 से ही अपने गांव में ही रहने लगा। और जितने भी मेरे इंस्टीट्यूट थे, ये थे, सब मैंने अपने ट्रेनर और अपने उन लोगों को ही छोड़ के चला आया। काफी दिनों तक दिक्कत भी हुआ एडजस्ट करने में, चूंकि लंबे समय से हम लोग दिल्ली में रह रहे थे। तो यहाँ पे 2013 में, चूंकि यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पे कुछ डांस या मार्शल आर्ट में कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है। चूंकि बीच बीच में भी जब मैं गांव आता था अपने, कभी 6 महीने में, 8 महीने में, तो मैं यहाँ पे सिखाया करता था बिल्कुल फ्री में। किसी स्कूल की कोरियोग्राफी कर दी, मार्शल आर्ट सिखा दिया, ये सब मैं फ्री में किया करता था अपने गांव में। तो जब मैं गांव फाइनली आया, तो मुझे लगा यहाँ तो मैं हमेशा फ्री में सिखाया हूँ,
अभी मैं पैसे मांगूंगा लोगों से तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे कोई भी लोग ऐसे नहीं थे जो हमें एक क्लास के 2,000 देते, एक क्लास के 1,500 देते। यहाँ पे तो आप गांव में जानते हैं 200-300 रुपये भी लोग नहीं दे पाएंगे, बड़ा मुश्किल से निकालना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे मैं डांस या मार्शल आर्ट से कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मुझे कुछ और करना पड़ेगा डेली अर्निंग के लिए, क्योंकि डेली कुछ पैसे तो चाहिए अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट प्लान किया अपने घर के ही सामने, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट डाला और रेस्टोरेंट चलाना स्टार्ट किया। 2015 16 के में खोला था मैं रेस्टोरेंट, 2015 में ही, यस 15 में। और 15 से मैं उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू किया। उसमें भी मैं नया था बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी रेस्टोरेंट चलाया नहीं था। तो शुरू में 2 साल तक मैं उसमें बहुत घाटा दिया रेस्टोरेंट में। लेकिन मैं लगातार लगा रहा, क्योंकि मेरी एक जिद होती थी कि जिस काम में मैं आया हूँ उसमें नंबर 1 पे जाना है। तो इस जिद ने, और मैं लगे रहने के कारण, मैं एनालिसिस किया कि क्या कमी है जो मैं कर रहा हूँ। तो उस कमी को धीरे धीरे देखा, और धीरे धीरे मैं उस 2 साल के बाद मैं अपने होटल को प्रॉफिट में लेके आया। और वो रेस्टोरेंट मुझे मंथली 1,00,000 1,50,000 रुपए देना स्टार्ट कर दिया 2 साल के बाद। तो कंटिन्यू मीन्स ऐसा नहीं था कि मैं कि होटल पे ही डिपेंड था। मैं हमेशा नई बिजनेस को, नई चीजों को मैं एक्सप्लोर कर रहा था साथ में, साथ साथ ही। क्योंकि होटल चलाना एक बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। वहां पे चूंकि आप स्टाफ्स पे डिपेंड होते हैं, वहां पे बहुत सारे स्टाफ हैं आपके जो नहीं आएंगे तो आपका होटल बंद हो सकता है। तो मैं लगातार कुछ नए पैसे कमाने के नए तरीकों को ढूंढ रहा था। और इसी दरमियान 2019 में मेरी मुलाकात दीपक सर से होती है, राजेश सर से होती है, और मुजीब जी तो मेरे मित्र ही थे। तो इन 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 लोगों से मुलाकात होती है और मैं ये प्रेजेंटेशन देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सचमुच में लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि एकदम मैजिकल मुझे लगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा तो मुझे एकदम मैजिकल लगा कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है, हल्दी में पानी डालने से इसका कलर कैसे चेंज हो जा रहा है। तो ये सब मुझे बहुत, मैं अचरज में डाला। और चूंकि मैं एक फिटनेस ट्रेनर रहा, तो मुझे पानी के बारे में या डाइट के बारे में, मैं लोगों को डाइट बताया करता था। उस टाइम डाइट चार्ट मेरा मैं दिया करता था जब मेरा फिटनेस क्लासेस था। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था कि डाइट और पानी का क्या महत्व है हमारे शरीर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा डायबिटीज था, वो इंसुलिन लेती थी। तो मुझे लगा कि कम से कम हम लोग तो फिट हैं, मम्मी को इसका फायदा मिलेगा। और मैं ये सोच के ही इस मशीन को परचेज किया। और बहुत ज्यादा, एक बार ही सर आए थे और मैं एक बार में ही फाइनल किया कि इस मशीन को मुझे लेना है। मैंने सर को चेक काट के दिया। और उस टाइम JR4 सॉरी JR4, जो कि 1,57,000 का मशीन था, उस मशीन को यार मेरे अकाउंट में पैसे उतने नहीं थे उस टाइम। बावजूद इसके मैं बोला कि सर मैं एक हफ्ते में अरेंज करता हूँ पैसे को, और मैं इस मशीन को परचेज करता हूँ। तो मशीन आ गया। सर ने बताया था कि इसमें कुछ बिजनेस भी है, आप मशीन लीजिए, उसके बाद बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मशीन लेने के बाद फिर सर के साथ बैठ के एक बार फिर सर बेगूसराय आए, तो बेगूसराय में सर के साथ मैंने बिजनेस डिस्कस किया। और इसी दरमियान हम लोग पानी पीते रहे। मम्मी को इसका बहुत बेनिफिट हुआ। और बेनिफिट होने के बाद मुझे एकदम से ये लगा कि इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मन में ये कहीं ना कहीं डर था कि ये मशीन महंगी है, 1,50,000 2 लाख का पानी का मशीन कौन परचेज करेगा, ये भी कहीं ना कहीं मन में मुझे लग रहा था। लेकिन चूंकि इसका बिजनेस प्लान और इसका जो पानी का इफेक्ट था हम लोग कैंगन वाटर का, हम लोग के बॉडी पे, मेरे बच्चों के इम्यूनिटी पे, ये मुझे रोका नहीं, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आप करो। और मैंने इसी तरीके से, मेरी वाइफ इसमें बहुत हेल्प की मेरा। और मेरी वाइफ भी लगातार लगातार हमारे सपोर्ट में खड़ी रही कि नहीं, इसको करना है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके साथ काम करना चाहिए। आज तक कभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में न किया था,
ना डिटेल से कुछ जानता था नेटवर्क मार्केटिंग में कि इसमें होता क्या है एक्चुअली में। मेरे एक आध मित्र कर रहे थे उस टाइम एमबीए, लेकिन मैं एमबीए, मोदी केयर, इन सभी चीजों को, लेकिन मैं कभी डिटेल में गया ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, आखिर इसमें किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम था और मैं उसको शुरू किया। शुरू के 4 महीने तक जो मेरे एक भी सेल नहीं हुए थे, एक भी मशीन। और मेरे साथ दीपक सर, दिल्ली हम लोग गए, दिल्ली में कई सारे डेमोज दीपक सर ने किया, राजेश सर ने भी हेल्प किया, उन्होंने भी बहुत सारे डेमो किए। करीब 10-12 डेमो दीपक सर ने, और इसी तरह से 10-12 डेमो उन्होंने किया। वहां से दिल्ली से आने के बाद, और दीपक सर लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आप भी प्रेजेंटेशन कीजिए, आप भी प्रेजेंटेशन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और इन्होंने 10-12 डेमो में मुझे स्टार्ट करने के लिए एकदम प्रिपेयर कर दिया माइंड को। और मैं जब वहां से आया, दिल्ली में हम लोग साथ में रहे दीपक सर के साथ, और करीब 6-7 दिन हम लोग होटल में साथ में थे। और वो 6-7 दिन मेरे जिंदगी में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम किया। ट्रांसफॉर्म, मैंने दीपक सर के साथ रहना, और वो कैसे मेरे को इस 6 दिनों में ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने, ये मेरे लाइफ की बहुत ही चेंजिंग टाइम था इनर्जी को करने के लिए। और चूंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, और दीपक सर के साथ गुजारा हुआ 6 दिन मेरे लिए, समझिए कि मेरा लाइफ चेंज हो गया वहां से। और साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में हम लोग होटल में बस हम और दीपक सर, तो हमेशा वो मेरे चीजों को बताते रहे कि आप बोलने में कहाँ गलती करते हैं, ये कैसे करते हैं, कपड़ा कैसे पहरावा कर, चूंकि जो मैं डांसिंग में था तो मेरा आउटफिट बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो वो आउटफिट तो यहाँ नहीं चलेगा, तो आउटफिट के बारे में बताना, बहुत सारी चीजों, वो चीज वो बताते रहे। पिछले 6 दिन में उन्होंने पूरी तरह से मुझे ट्रांसफॉर्म किया। और वहां से आने के बाद जब मैं दिल्ली से आया, उसके बाद मैंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया, और लगातार 4 महीने तक कंटिन्यूअसली मैं करता रहा प्रेजेंटेशन। क्रॉस लाइन का भी मैं करता था। कुछ क्रॉस लाइन भी बोलते थे कि मेरा डेमो, तो मुझे बड़ा मजा आता था डेमो करने में। तो कहता हाँ चलिए चलते हैं। बाद में एहसास हुआ कि अपने काम पे ज्यादा फोकस करना है, कुछ इमरजेंसी हो तो क्रॉस लाइन का कर दीजिए। तो मैं स्टार्टिंग में क्रॉस लाइन के भी डेमो करता था। तो इस तरीके से 4 महीने लगातार प्रेजेंटेशन करने के बाद एक भी सेल नहीं आने से मुझे थोड़ा सा लगा कि हो सकता है कि हमसे ये क्यों नहीं बिक रहा है, या ये बिकेगा नहीं मार्केट में। कई बार माइंड में ये ऐसा आता था, लेकिन बावजूद इसके, ये प्रोडक्ट्स में इतना सेटिस्फाई था, इसके प्रेजेंटेशन से इतना सेटिस्फाई था, मुझे मजा आने लगा इस काम को करने में। और कहते हैं ना, किसी काम को करने में यदि आपको मजा आने लगे तो वहां आपकी जीत पक्की है। यदि आपको उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है तो आप वहां जीत नहीं पाएंगे। तो यही मेरे को आगे बढ़ाने में मुझे लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, कि मैं उस काम में मजा लेने लगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट, जिस दिन भी डेमो होता था मैं बड़ा खुश, ये रहता था, एक्साइटेड रहता था उस डेमो के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। और एक्साइटेड होकर मैं उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए जाता था। लगातार काम करता रहा। 4 महीने बाद मेरे जब सेल आए, 4 महीने बाद जब मेरे सेल आए, तो पहले महीने में 2 सेल आए। और उसके बाद अगले 4 सालों तक सिर्फ 3 महीने कोविड के ऐसे रहे जिस महीने में मेरे एक भी सेल नहीं हुए थे। 4 साल नहीं, 3.5 साल मान के चलिए। 3.5 साल तक सिर्फ 3 महीने ऐसे गुजरे जिसमें मेरे एक भी सेल नहीं हुए थे। बाकी हर महीने में मेरे 2 सेल, 4 सेल, 3 सेल, 1 सेल, 5 सेल, 8 सेल, 9 सेल, इस तरीके से। तो लगातार मैं जो उसको बनाया, जो कोशिश किया 4 महीने तक लगातार, उसका जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वो कंटिन्यूअसली वो रिजल्ट आता रहा। जब एकदम भयंकर लॉकडाउन हो गया था, तब जाके 1-2 महीने मेरे सेल वहां पे नहीं हुए थे। कोविड के टाइम पे भी
मेरे मेरे मशीन बिकते रहे। मैं लगातार कोविड के टाइम में लोगों से जो एसडीओ होते हैं, वो लोकल एसडीओ, उन्होंने परमिशन, उनसे परमिशन लेके मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाता था। क्योंकि आप ऐसे निकल नहीं सकते थे, तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं वहां से परमिशन लेता था एसडीओ ऑफिस से। वो मेरे गाड़ी पे चिपका होता था कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ पूर्णिया, इलाज के लिए जा रहा हूँ सहरसा। इस तरीके से मैं परमिशन लेके 3-3 4-4 दिन के परमिशन लेता था और मैं प्रेजेंटेशन के लिए जाया करता था। जो लोग देखना चाहते थे, चूंकि कोविड के टाइम में सब फ्री थे, घर में थे, तो वो जो टाइम देते थे उनके पास हम लोग कोविड के टाइम पे भी जाते थे। और उस टाइम पे भी मेरे मशीन सेल हुए और 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए मुझे कोविड के उस विकट समय में मेरे अकाउंट में आए। तो बहुत कुछ इनेजिक ने सिखाया। मेरे लाइफ स्टाइल, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे बोलने के तरीके। पैसा मेरे लिए हमेशा, मैं बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता हूँ, डिटैच ही रहता हूँ। लेकिन आप जितना भी डिटैच होके काम करेंगे, जैसे आप प्रेजेंटेशन भी करते हैं, तो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, आपको लगता है बिक नहीं रहा मशीन, बिक नहीं रहा मशीन। आपको हमेशा डिटैच होके, आपको उस काम में मजे लेके उस काम को करना है। यदि आप उस काम में मजे लेना शुरू कर देंगे, आप उस काम को करने में आप, यदि आपको आनंद आना शुरू हो गया, तो समझिए कि आप वहां सफल हो जाएंगे। आज आप जाते हैं, 2 डेमो करते हैं, 4 डेमो करते हैं और काउंट करते हैं कि एक भी मशीन नहीं बिका। आपने 10 डेमो किया, आप देख रहे हैं एक भी मशीन नहीं बिका। आप लगातार उसको करते चलिए, कंटिन्यूअसली करते रहिए, सेल आना ही है। कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स रूल हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि ये बेसिक रूल सही में हम उसमें हैं या नहीं। तो इस तरीके से मैं करता गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ जब मैं 80 सेल पे था। 80 सेल पे जब मैं आ गया था, तो पटना में एक इवेंट था जिसमें सर ने पहली बार मुझे स्टेज पे मौका दिया। स्टेज पे एक छोटा सा स्टोरी सर ने बोला कि अपना सुनाइए। और मैं वहां से छोटा सा स्टोरी, जबकि स्टेज पे बोलने का मेरा बिल्कुल भी आदत नहीं था, प्रैक्टिस नहीं था, स्टेज फियर था। जबकि मैं डांसिंग के लिए और इन सभी चीजों के लिए बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया हूँ, लेकिन बोलना कभी नहीं हुआ स्टेज पे। तो जब पहली बार मौका मिला, तो बोला, थोड़ा हाथ पैर कांप रहा था अंदर से, लेकिन बाहर लोगों को पता नहीं लगने दिया। और वहां पे एक छोटा सा स्टोरी बोला, लोग ताली बजाए, मुझे बहुत मजा आया। और वो मेरा फिर नेक्स्ट शुरू था। सर सर के थ्रू कैसे सर मेरे को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आए। तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा दीपक सर का, थैंक्स बोलूंगा कि सर को पता है कि कैसे लोगों को लीडर बनाना है, कैसे लोगों को आगे लेके आना है। और वो दिन था जब मैं पहली बार बोला। उसके बाद हर सेमिनार में मैं पटना जाने लगा, हर सेमिनार में मेरे को मौका मिलने लगा। उसी के कुछ दिन बाद मैं शिक्षक बन गया। उसके बाद धीरे धीरे वो स्टेज फेयर मेरा खत्म हो गया। जूम पे मेरे को बोलने में बड़ा डर लगता था, जल्दी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबली बोल पाता हूँ। अभी भी थोड़ा सा जूम पे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ जितना होना चाहिए। स्टेज पे मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, स्टेज पे बोलने में। तो वो समय था, तो कि मैं वहां से स्टार्ट किया और वहां से मुझे पता लगा कि मैंने कुछ किया है इसमें। इनेजिक में 80 सेल करना, कैंगन में मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ, जब सर ने मौका दिया तब मुझे एहसास हुआ। और वहां से फिर मैं स्टार्ट किया। स्टार्टिंग दौर में जब मेरे सेल्स होने शुरू हुए, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे नीचे कोई काम करने वाला नहीं है। मैं खूब काम कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। लेकिन मुझे लगता था, चूंकि सर लोग बताते थे कि ये लीडरशिप है, डुप्लीकेशन की चीज है, इसमें आप डुप्लीकेट्स बनाइए लोग आपके साथ। तो मुझे लगता था कि मैं ही लगातार काम कर रहा हूँ। और यकीन मानिए कि 100 सेल होने तक, जब मैं शिक्षक बना था, 95% सेल पे मेरा मेरा वो था, मेरा एफर्ट लगा हुआ था। 95% सेल पे 2 4 5 सेल ही मेरे बिना हुए होंगे। तो शिक्षक बनने तक इतना फोकस्ड में था कि एक एक सेल पर, चाहे तो मैं उसका प्रेजेंटेशन किया होगा, चाहे तो मैं उसका फॉलोअप किया होगा, चाहे तो मैं इसकी क्लोजिंग की होगा,
तो एक एक सेल पे मैंने नजर रखा, और 100 सेल में 95-96% सेल पे हमारा निगाह था, हमारा एफर्ट लगा हुआ था। तो जैसे जैसे मैं शिक्षक बनने के बाद फिर मेरी टीम में धीरे धीरे लोग काम करने वाले आए। लोग पहले से थे, वही लोग काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। तो जब आपके टीम में लोग इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, तभी आप इसमें समझिए कि आपका अगला पड़ाव अब शुरू हो गया है। वहां से मेरा फिर रूप बदलना शुरू हुआ कि अब मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरा दूसरा वर्क चालू हुआ, टीम को ट्रेनिंग देना, टीम को सिखाना। जो मैंने गलतियां की उन गलतियों को मेरी टीम में ना करें, मेरी टीम में जितने भी मेरे एसोसिएट हैं उन गलतियों को रिपीट ना करें। इसके लिए मैंने फिर ट्रेनिंग के लिए अपने आप को तैयार किया। और सर जिस तरीके से ट्रेनिंग देते गए, सीखता गया, उस तरीके से ही मैं अपने ट्रेनिंग को भी बनाया। बेसिक चीजों पर फोकस किया, हमेशा बेसिक बातों को किया कि कैसे इस इन चीजों से बेसिक को यदि आप स्ट्रांग रखोगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हो। बेसिक को आप स्ट्रांग रखोगे, बेसिक मीन्स क्या? इनविटेशन, पहले तो लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये 5 बेसिक चीजें हैं। इस 5 बेसिक चीजों को यदि मैंने भी उसी बेसिक को फॉलो किया लगातार, और अपने टीम को भी यही ट्रेनिंग देता हूँ, सिर्फ इन 5 चीजों के बारे में। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। यदि आपने इन 5 चीजों को किया और कंसिस्टेंट नहीं रहे तो भी सफलता आपसे दूर रहेगी। तो कंसिस्टेंट आपको करना है, बेसिक को सिर्फ आप फॉलो करेंगे तो इसमें बड़ा काम करेंगे। और डिटैच होकर काम करना है। आज भी जब मेरे सेल होते हैं, आज भी जब मेरे किसी महीने 30 सेल हो गए, 25 सेल हो गए, किसी महीने मेरे 5 सेल हो गए, तो मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सेल से डिटैच हूँ। ये पार्ट ऑफ द गेम है, मैं ये समझता हूँ और मानता हूँ। और मैं हमेशा अपने टीम को कैसे ट्रेंड करूं, टीम को कैसे हेल्प करूं, इस पे भरोसा करता हूं। जब आप टीम को ट्रेंड करेंगे, टीम को आप एजुकेट करेंगे और टीम को आप मोटिवेट रखेंगे, तो वो आने वाले समय में वो बहुत बड़े सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है आज आप डाउन हो रहे हैं सेल में, तो डिटैच होकर काम करना है। और 5 बेसिक चीजों पे आपको हमेशा कंसंट्रेट करना है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, मन में दुविधाएं आती है, डाउट्स मन में आ जाते हैं। यदि आपके मन में डाउट डाउट आ गए तो समझिए कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये दिन है, आप ये जान रहे हैं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ को बदल सकते हैं, अपने बच्चों के, अपने परिवार, सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। ये सब आप जानते हैं, आप सीखते भी हैं। यहाँ सिखाने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, दीपक सर हैं, और भी प्रेमपाल जी हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट स्पीकर भी आते हैं, सुदेश सर हैं, सुदेश सर का ये सिस्टम है। इन चीजों के लिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल नहीं था, ना जूम पे कोई ट्रेनिंग थी, ना इस तरीके से सेमिनार और इस तरीके से कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था। सिर्फ दीपक सर जब आते थे बेगूसराय तो उसी में जो हम लोग सीखते थे या फोन कॉल्स पे सीखते थे, बस। आज इतना अच्छा सिस्टम है सिखाने का, लोगों से कनेक्ट करने का, तो इस सिस्टम का फायदा उठाना है, इस सिस्टम को समझना है और एक्शन लेना है, मैसिव एक्शन। यदि आप बैठे हुए हैं सिर्फ सीख के और डेली जूम पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कैंगन आपके ब्लड में आना चाहिए, खून में आना चाहिए कैंगन, तब आप कैंगन को जिएंगे। और कैंगन जब जिएंगे, कैंगन पिएंगे, तो स्वाभाविक है आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन जीना सीखिए, ये कैंगन आपको बहुत कुछ दे सकती है। हमने जिया है इससे, और आज भी मैं एकदम बिल्कुल डिटैच होकर काम करता हूँ।
बिल्कुल बेसिक्स को फोकस करता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उसे मैं आगे बढ़ के करता हूँ। ये नहीं कि सर सर मुझे छोड़ दीजिए, अभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सर को बोला है। दीपक सर ने जब एक बार उन्होंने कुछ बोला है तो मैं तुरंत उसको फॉलो किया हूँ और तुरंत उसमें आगे बढ़ के कदम आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लोग स्टेज पे चढ़ने में कदम पीछे खींचते हैं, जूम पे बोलने में कदम पीछे खींचते हैं। तो आप जब यहाँ नहीं बोल पाएंगे, आप कैसे कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे? कस्टमर के माइंड को कैसे आप समझ पाएंगे कि वो क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है? जब उसके नीड के बारे में आप नहीं समझेंगे तो उसे कैसे आप सॉल्यूशन बताएंगे कि आपके नीड के हिसाब से मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया है, चाहे वो पानी से हो या बिजनेस से हो। तो यही चीज है, फोकस्ड होइए, कैंगन को जिए। खून में कैंगन होना चाहिए, क्योंकि कैंगन आप पी रहे हैं तो उस तरीके से एक्शन लीजिए। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्शन पे ही भरोसा करता था। बाद में मुझे, जब मैं जैसे जैसे सीनियर होता गया, पता लगा कि नहीं, अब इसे सिखाना भी है, इसे ट्रेन भी करना है। धीरे धीरे काम के पैटर्न को बदला, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव इस कैंगन के थ्रू हुआ है। और मेरे ही लाइफ में नहीं, मेरे टीम में और भी कई लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उनका सपोर्ट बहुत तगड़ा रहा। शुरू में लगता था कि मैं अकेला हूँ, बाद में मुझे लगा कि मेरे साथ एक फौज भी है जो तैयार और ट्रेंड हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है। टीम को मोटिवेट रखिए, खुद सही रास्ते पर रखिए रहिए। कभी भी गलत प्रैक्टिस इस कैंगन में मत कीजिएगा। रॉन्ग प्रैक्टिस यदि आपने किया यहाँ पे, गलत माइंडसेट के साथ यदि आपने कैंगन में काम किया, तो आप और आपका टीम सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीम तो आप ही को डुप्लीकेट करेगी। यदि आपने गलत किया, टीम आपको डुप्लीकेट करेगी और वो डुप्लीकेशन नीचे तक चला जाएगा, और आपका पूरा बनाया हुआ टीम बिखर सकता है। तो जितने भी लोग गलत प्रैक्टिस किए हैं इसमें, वो सब पीछे हैं आज के समय में। तो यही मेरा था। मुझे लगता है कि काफी वक्त हो गया है, तो मैं कैंगन को जिया हूँ, और मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग इस पे अपनी पूरी ताकत लगाइए। आने वाले 2 साल 3 साल जो भी आप दे सकते हैं, यदि आपने 2 साल 3 साल यदि आपने कैंगन को डेडिकेटेड होके दिया, तो समझिए कि आप अपनी लाइफ, अपने परिवार, सबके लाइफ को बदल देंगे। थैंक यू वेरी मच। यही मेरी स्टोरी और मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आज शेयर किया। थैंक यू सर।